हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग कैंपस में। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे मेंशन है सीटेट PYP 2026 सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो पेपर है वो पेपर 1, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, उसकी इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। और अगर इस पेपर की हम बात करें तो ये 7 फरवरी 2026 को शिफ्ट 2 में आया हुआ था। तो चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू एसेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। ये इसका मतलब है कि एक प्राइमरी लेवल पे एक लैंग्वेज टीचर को सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए। शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क। नहीं, पंक्चुएशन मार्क पे तो वो फोकस नहीं करेगा। ऑप्शन बी देखते हैं, रीडिंग विथ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी से ही पढ़े, भले वो गलत पढ़े, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये ऑप्शन सही है। अगर बच्चा या कोई भी पर्सन पढ़ रहा है वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ, तो ये टीचर का एक मेन एम होता है। उसको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चा किसी भी बात को समझ के साथ पढ़े और समझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच एरिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सिमेंटिक, ऑप्शन बी लेक्सिकल, ऑप्शन सी फोनोलॉजिकल, ऑप्शन डी सिंटैक्टिक। अगर यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस की बात करें तो हम जानते हैं कि कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि किसी भी बात को उसके दूसरे पहलू को भी देखा जाए। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्ज़ाम्पल लेके, श्याम स्कूल जाता है, और अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा श्याम गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे हम देखते हैं कि बात तो एक ही है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है। श्याम स्कूल जाता है, श्याम गोज़ टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखते हैं अलग, दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। यहाँ पे श्याम करता, स्कूल फिर जाता है, क्रिया हो रही है। यहाँ पे श्याम गोज़ टू स्कूल, श्याम यहाँ पे डूअर हो जा रहा है, स्कूल यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं स्कूल बीच में आ रहा है, और स्कूल के बाद यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे स्कूल के पहले ही गोज़ टू आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ पे बात कर रहा है विच एरिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। तो अगर हम देखें सिमेंटिक, तो ये मीनिंग के ही बारे में बात करता है। तो इसका क्या ही रोल होगा इसमें, कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिमेंटिक। इसका कोई रोल ही नहीं होता, इसमें कोई पार्ट ही नहीं है कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस का। लेक्सिकल की बात करें तो ये वोकैब पे मेनली फोकस करता है। फोनोलॉजिकल की बात करें तो फोनोलॉजिकल साउंड पर फोकस करता है। सिंटैक्टिक की बात करें तो स्ट्रक्चर की ये बात करता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। ऑप्शन नंबर ए है कीप ऑन मूविंग एंड गेस्चरिंग। नो। ऑप्शन बी कीप ऑन सेइंग वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। नो। ऑप्शन नंबर सी लिसन टू अदर्स फर्स्ट। येस, ये सही ऑप्शन है। हमें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले सामने वाला क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तभी हम सही उसका रिप्लाई कर पाएंगे या सही रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ठीक है।
अगर इसके ऑप्शन नंबर ए पर हम बात करें तो कीप ऑन मूविंग एंड गेस्चरिंग, सामने वाला कुछ बात कर रहे हैं, आप इधर उधर मूव कर रहे हैं, गेस्चर कर रहे हैं, तो फिर वो सही इफेक्ट नहीं जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कीप ऑन सेइंग वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, मतलब कि अगर सामने वाला कुछ ऐसी बात कर रहा है कि आप उसकी बात पर अग्रेसिव हो जाएं, तो क्या आप उसको तुरंत गाली देने लग जाएंगे? नहीं, ये सही तो नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन सी तो हमारा सही है। सबसे पहले हमें उसकी बात को सुनना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, फिर रिप्लाई या रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर वहीं ऑप्शन डी की बात करें तो कीप ऑन इंटरवेनिंग अदर्स एट रेगुलर इंटरवल, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चॉम्स्की propounded that an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance. This inheritance is known as, तो अगर चॉम्स्की के बारे में बात करें तो चॉम्स्की बेसिकली LAD पर बात करते हैं, जो कि LAD होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये LAD पर बात करते हैं, जो कि एक इनविजिबल डिवाइस होती है जो बच्चों के ब्रेन में होती है, और ये डिवाइस बच्चों में उनके बचपन से उनके 6 साल तक एक्टिव रहती है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर यहाँ पे हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन वो होता है जिसमें बच्चा बिना किसी एफर्ट के किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, लाइक एज उनकी मदर टंग जो भी होती है। जैसे हम हिंदी बोलना जान जाते हैं बिना कुछ सीखे पढ़े, तो ये हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। अगर वहीं पे हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करें, जिसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, तो सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए या टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ग्रामर, उनके रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारा लैंग्वेज लर्निंग हो जाता है, ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चॉम्स्की की बात करें तो इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात किया है। तो अगर इनके ऑप्शंस को हम देखें तो ऊपरी तौर पे देखें तो लैंग्वेज एक्वायर डोमेन ये तो गलत है, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिज़ायर ये भी गलत है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सीटिंग अरेंजमेंट इन अ क्लासरूम शुड बी फ्लेक्सिबल, दिस इज़ बिकॉज, हाँ ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे क्लासरूम में जो सीटिंग अरेंजमेंट हो वो फ्लेक्सिबल हो, फिक्स नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा एक जगह एक कॉर्नर में बैठ रहा है तो हर रोज़ वो एक ही कॉर्नर में बैठे, ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज, ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन ए कहता है इट वुड हेल्प कंडक्ट मेनी ग्रुप पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटी वेरी ईजली। नहीं, ये तो वैसे भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, इट वुड गिव द चिल्ड्रन फ्रीडम टू मूव देयर सीट्स वेर एवर एंड वेन एवर दे वॉन्ट। नहीं, इससे तो क्लास में पूरा रहता ही फैल जाएगा, कोई कहाँ बैठा हो कोई कहाँ बैठा हुआ है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, इट वुड हेल्प द टीचर इंश्योर इक्वालिटी इन हर क्लासरूम। येस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। मतलब ये टीचर को इंश्योर करता है कि उनके क्लासरूम में इक्वालिटी बनी रहे और वो सारे बच्चों पर ध्यान दे पाए और उनसे बातें कर पाए, जिससे कि क्लासरूम बोरिंग ना हो और कोई बच्चा एक ही जगह हर रोज़ आके ना बैठे। जैसे अगर कोई क्लासरूम में स्पेशल बच्चा आके बैठ रहा है या वो हैंडीकैप्ड है या उसको कोई प्रॉब्लम फिज़िकली, जिसे हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, तो अगर मान लो उसको सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता सही से, वो हर रोज़ जाके लास्ट में बैठ रहा है, तो इससे उसको टीचर की बात तो समझ में आएगी नहीं सही से। तो इसलिए क्लासरूम में जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिससे वो कोई बच्चा एक जगह एक कोने पे ना बैठा रहे। ठीक है, रोटेशन होते रहना चाहिए।
ऑप्शन डी कहता है इट वुड प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर्मिंग परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप्स। नहीं, ये भी नहीं सही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज। मतलब कि लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड क्या होती है। तो उसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए फोनेम, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। फोनेम ही हमारा स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है साउंड का। मॉर्फेम की बात करें तो ये सही नहीं है। सिंटैक्स की बात करें ये भी नहीं सही है। सीमेंटिक्स की बात करें तो ये भी नहीं सही है। सीमेंटिक्स मेनली मीनिंग पर बात करता है, और वहीं सिंटैक्स की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर पर बात करता है। तो इससे हमारा कोई स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट तो मिल नहीं रहा है साउंड के लिए, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोनीम की बात करें तो फोनीम जैसे कि हम बात करते हैं क, ख, ग, तो इसको तोड़ के अलग करेंगे तो कोई मीनिंगफुल उसका यूनिट नहीं बनेगा। जैसे CH है, च है, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसका भी कोई मीनिंगफुल यूनिट नहीं आएगा सामने। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द एबिलिटी टू राइट कंसाइजली बाय नॉट इंक्लूडिंग एनी डिटेल्स दैट कैन बी अवॉइडेड टू अचीव प्रिसीजन इज ए स्किल विच इज़ नोन एज। तो ये कह रहा है कि द एबिलिटी टू राइट कंसाइजली बाय नॉट इंक्लूडिंग एनी डिटेल्स, मतलब किसी भी बात को कोई योग्यता जो किसी भी बात को कंसाइजली लिखे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना हो, तो इस स्किल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस राइटिंग, ऑप्शन बी नोट टेकिंग, ऑप्शन सी नोट मेकिंग, ऑप्शन डी समराइज। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। समराइज़ करते हैं मतलब उसका निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब ऊपर ऊपर तौर पे, मोटे मोटे तौर पे हम उस जो लिखी हुई बात है उसको समझ के उसका निष्कर्ष दे देते हैं, वो हमारा समराइज़ होता है। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए कहता है प्रोसेस राइटिंग। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उस राइटिंग को लिखने में, वो हमारा प्रोसेस राइटिंग होता है। तो ये कंसाइजली नहीं होता, ये काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। नोट टेकिंग भी नहीं होता। नोट मेकिंग यानी उसको लिखते जाओ, नोट बनाते जाओ, तो ये भी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल एमंग द स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल अ टीचर मस्ट encourage हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं एट प्राइमरी लेवल, एक प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स में राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक टीचर को मस्ट एनकरेज ऑन हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑन टॉपिक्स। एक प्राइमरी लेवल पे बच्चों में राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक टीचर को एनकरेज करना चाहिए किस टॉपिक पर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है रिलीजियस बिलीफ्स, ऑप्शन बी पर्सनल लाइफ, ऑप्शन सी सोशल इश्यूज़, ऑप्शन डी नेशनल थीम्स। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें रिलीजियस बिलीफ की, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। बच्चों में आपस में ही भेदभाव होता जाएगा, तो ये सही नहीं है। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ये कहता है पर्सनल लाइफ। जी हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बच्चों को उनको उनके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए उन्हें या लिखने के लिए उन्हें इनकरेज करना चाहिए। जैसे वो कहीं घूमने गए तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, क्या किया, अगर कोई फेस्टिवल आया तो उन्होंने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, क्या 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 खाया पिया। तो ये सारी चीज़ें या ये सारी बातें उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन सी देखते हैं सोशल इशू, तो ये भी नहीं सही है। ऑप्शन डी को देखते हैं नेशनल थीम, ये भी नहीं सही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इज़ टू। मतलब एक टीचिंग इंग्लिश ग्रामर का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं।
डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं, इंक्रीज और एबिलिटी टू मेमोराइज रूल। नहीं, ये मेमोराइज रट्टाफिकेशन वाली बात जहाँ भी आएगी वो हमेशा गलत होगी। ऑप्शन सी, डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडीज़। ओके, ऑप्शन डी देखते हैं, इंक्रीज द ओरिजिनलिटी ऑफ आवर आइडियाज़। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है, जो कि कहता है डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ये बेसिकली हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन पर ही बेस्ड होता है। तो इसके लिए हम स्पीकिंग और राइटिंग में सही तरीके से अपनी बातों को बोल सके, समझ सके, लिख सके, ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वॉइस एक्सप्रेशंस कैन इफेक्टिवली बी जज्ड बाय। मतलब अगर कोई बातचीत कर रहा है तो उसकी वॉइस एक्सप्रेशन को कैसे हम इफ़ेक्टिवली जज कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वर्ड सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर बी, टोन ऑफ वॉइस। ऑप्शन नंबर सी, वोकल्स। ऑप्शन नंबर डी, स्पीड ऑफ वॉइस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टोन ऑफ वॉइस। मतलब कि अगर कोई गुस्से में बात कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा, अगर कोई खुश होकर बात कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन खुशी खुशी सा लगेगा, अगर कोई दुखी है या परेशान है तो उसकी वॉइस इंटोनेशन से आपको उसके वॉइस एक्सप्रेशन के बारे में आप पता कर सकते हैं। इंटोनेशन मतलब उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव को देखकर आप उसकी वॉइस एक्सप्रेशन के बारे में जज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अंकिता कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हर। यहाँ पे अंकिता अंडरस्टैंड एंड स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अंकिता 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकती है और स्पीक भी कर सकती है, तो उसकी इस लैंग्वेज एबिलिटी को क्या कह सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लिंग्विस्टिक। ऑप्शन नंबर बी, मल्टीलिंगुअल। ऑप्शन नंबर सी, बाईलिंगुअल। ऑप्शन नंबर डी, मोनोलिंगुअल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही ऑप्शन है। जैसे कि हमें पता है कि वो 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल पाती है और समझ पाती है, तो यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी। मल्टी मतलब एक या दो से ज़्यादा। अगर हम बाईलिंगुअल की बात करें तो बाई का मतलब ही हमें पता है कि 2, जहाँ पे 2 लैंग्वेजेस की बात हो वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं। अगर वहीं पे हम मोनो की बात करें तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। सिंगल लैंग्वेज को जानना या बोलना हमारा मोनो होता है। तो यहाँ पे ये 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझ रही है, जान रही है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीलिंगुअल स्पीकर हो जाएगा। लिंग्विस्टिक वो भाषाविद है नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यू वांट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स टू स्कैफोल्ड देम इन योर क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स वुड यू यूज़ फॉर दिस पर्पज़। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यू वांट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेज ऑफ लर्नर्स। ओके, मतलब लर्नर्स में आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। टू स्कैफोल्ड देम, उन्हें स्कैफोल्डिंग के लिए इन योर क्लास, आपकी क्लास में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स वुड यू यूज़ फॉर दिस पर्पज़, आप कौन से असेसमेंट को यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी, समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर डी, पेयर असेसमेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है कि आप 1 to 1 लर्नर्स के डिफरेंसेस को जानते हैं
उनकी कमियों का पता लगाते हैं और उनकी कमियों का पता लगा के आप उनको रेमेडी देते हैं जिससे कि उनमें सुधार हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको उन्हें डायग्नोस करना होगा कि उनमें कहाँ कमियाँ रह जा रही है, वो कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये एट लास्ट में होता है, मतलब सारा कार्यक्रम हो जाने के बाद लास्ट में हम उनका असेसमेंट करते हैं कि हाँ ये कैसे क्या किए, तो ये हमारा सही असेसमेंट नहीं होता। अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये भी ठीक ठाक ही है, लेकिन हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये बेटर होता है सबसे। पीयर असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये भी सही नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। You are interested in studying topics such as code mixing, code switching, children's language and secret languages. Which of the following disciplines you need to study for these? ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कोड मिक्सिंग की। तो कोड मिक्सिंग जो होता है ये हम जैसे बात करते हैं कि एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे बात करें हम किसी भी भाषा को बोलते बोलते हम उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं। जैसे कि सीता बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है, तो यहाँ पे सीता ब्यूटीफुल है, सीता हिंदी हो गया और ब्यूटीफुल इंग्लिश हो गया, तो ये हमारा कोड मिक्सिंग हो गया। हिंदी प्लस इंग्लिश को वर्ड को हिंदी इंग्लिश वर्ड को मिक्स कर दिया। और अगर वहीं पे हम कोड स्विचिंग की बात करें तो कोड स्विचिंग होता है हमारा एक लैंग्वेज को बोलते बोलते किसी और दूसरी लैंग्वेज में तुरंत स्विच कर जाना। जैसे कि आई नो राम एक ऑनेस्ट, राम एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पे आई नो इंग्लिश में हुआ और राम एक ईमानदार लड़का है, ये इंग्लिश में हुआ, हिंदी में हुआ। तो कोड स्विचिंग यही होता है जिसमें दो भाषाओं का यूज किया जाए एक बात को बोलने के लिए। जैसे आई नो इंग्लिश हुआ, राम एक ईमानदार लड़का है, ये हमारा हिंदी हो गया। ठीक है, और चिल्ड्रंस लैंग्वेज एंड सीक्रेट लैंग्वेजेस। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग टॉपिक्स सच एज कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, चिल्ड्रंस लैंग्वेजेस एंड सीक्रेट लैंग्वेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स यू नीड टू स्टडी फॉर दीज। तो ऑप्शंस देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ऑप्शन डी कल्चरल साइकोलॉजी। तो ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी होता है ये ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में बात करता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले वो कैसे थे अब कैसे हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं सोशियोलॉजी, तो ये समाज के विषय के बारे में बात करता है, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखें तो सोशियो लिंग्विस्टिक, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी देखें कल्चरल साइकोलॉजी, तो ये हमारा मनोविज्ञान के बारे में बात करता है जो कि कल्चर से रिलेटेड है, तो ये हमारा ऑप्शन डी भी सही नहीं है, हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन है सोशियो लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यू फाइंड दैट एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इज़ यूजिंग फ्रीली मदर टंग इन द क्लास, शी इज़ यूजिंग मेथड। मतलब कि एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है जो कि फ्रीली मदर टंग का यूज़ करके क्लास में पढ़ा रही है, तो सी इज़ यूजिंग मेथड, वो कौन से मेथड का यूज़ कर रही है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशन, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑडियोलिंगुअल। तो वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन में है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है जो कि फ्रीली मदर टंग का यूज़ कर रही है, तो ये कर रही है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, ऑप्शन भी इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ अपनी मदर टंग यानी हिंदी में, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके,
अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी देखते हैं ऑडियो लिंगुअल। इसे हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम रट लेते हैं, जिसमें टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए हम बातों को रट लेते हैं। ये मेनली हमारा आया था वर्ल्ड वॉर में, जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था तो एक देश से आर्मी दूसरे देश में जा रहे थे, तो अब उन्हें तो वहाँ की भाषा तो समझ में आएगी नहीं। जैसे अब भारत की आर्मी लंदन जा रही थी या यूके में जा रही थी विदेश में, तो अब भारत यहाँ पे तो बेसिकली हिंदी ही बोली जाती है। अगर वो अदर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की भाषा उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए उन्हें उनकी जो मेन बातें रहती थी अदर कंट्री की, उनकी बातों को रिकॉर्ड करके उन्हें दे दिया जाता था, जिससे वो सुनते सुनते उस बात को, वो ऑडियो फॉर्म में रहता था, उसको सुनते सुनते वो सीख जाते थे। उसी मेथड को कहते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसको कि हम आर्मी मेथड भी कहते हैं। तो ये टोटली आपके रटने पर ही बेस्ड है। रट के आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मेथड की, तो इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आजकल के कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हो रहा है कि बच्चों को हिंदी में नहीं बात करने दिया जाता, उन्हें डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बात करने को दिया जाता है। तो यहाँ पे उन्हें पढ़ाया भी जाता है इंग्लिश टू इंग्लिश विदाउट यूजिंग मदर टंग। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशन होता है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड या होता है नहीं होता है इस पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन ये सही ऑप्शन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, जो कहता है इन्फेंट्स अराउंड 2 to 3 months of age are capable of producing open vowel sounds. Okay, these sounds are example of 3 led to achieve. तो अगर हम बात करें इन्फेंट्स की, वो 2 to 3 months में कूइंग करते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूइंग। अगर बैबलिंग की बात करें तो ये 6 मंथ पे होता है, बच्चे 6 मंथ पे बैबलिंग करते हैं। यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स के लिए बात हो रही है, तो ये हमारा कूइंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर ए बैबलिंग सही नहीं है, क्योंकि ये 6 मंथ में होता है शुरू। और ऑप्शन नंबर बी शाउटिंग मीन्स चिल्लाना, तो ये आप सभी जानते हैं शाउटिंग चिल्लाना, कब वो चिल्लाते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। 1 word अटरेंस, तो ये हमारा 1 ईयर के अराउंड होता है, जो कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें इस पेपर में आपको पैसेज भी देखने को मिलेंगे, जिसमें पोइट्री और स्टोरी भी रहेगी, उसके भी क्वेश्चंस रहेंगे। आपको पैसेज दिया रहेगा, उसमें से पढ़ के आपको आंसर करने रहेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा पोएम दिया हुआ है, जिसे पढ़ के आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, ये पोएम को पढ़ो और आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर करने हैं। तो पोएम है, यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, यू मे कट मी विद योर आइज, यू मे किल मी विद योर हेटफुलनेस, बट स्टिल like air I will rise. Okay, out of the huts of history's shame I rise, up from a past that's rooted in pain I rise. I am a black ocean, leaping and wide, willing and swelling I bear in the tide, leaving behind nights of terror and fear I rise, into a daybreak that is wondrously clear I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. ओके, ये हमारा पोएम दिया हुआ है। अब उसके क्वेश्चंस को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द पोएम करेक्टली। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये, तो यहाँ पे ये इस पोएम की करेक्टली थीम पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशंस, ऑप्शन सी एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी फेमिनिज्म। तो यहाँ पे ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है पोयम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। बाकी सारे ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, फेमिनिज्म, तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो ये इसका करेक्टली थीम नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव शोज़ दैट द पोएट इज़ ए और एन। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि हमारा पोएट जो है वो ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार आई राइज आई राइज आई राइज, उसको पोएम को पढ़ने पे समझ में आ रहा है कि वो पोएट जो हमारा है वो ऑप्टिमिस्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन रिफर्स टू अ पास्ट। तो यहाँ पे कह रहा है अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन, पास्ट जो कि जिसका कि रूटी पेन में है, पेन में ही रूट है। तो फिर इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है दैट हैज़ बीन प्लीजरेबल वंस बट इज़ नाउ इन पेन। तो यहाँ पे प्लीजरेबल जहाँ पे आए वो हमारा ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रूटेड इन पेन है, पेन में ही उसका पास्ट है, तो प्लीजरेबल होगा नहीं। ये ऑप्शन बी हमारा पेनफुल सिर्फ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन सी हमारा पीरियड्स ऑफ पेन एंड प्लेजर, ये भी नहीं सही होगा। ऑप्शन डी कहता है ऑलवेज प्लीजरेबल, ये भी नहीं सही होगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब वहीं पे हम 19 क्वेश्चन की बात करें। द यूज़ ऑफ आई राइज इन द पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे जो आई राइज है ये क्या शो कर रहा है, पैरेललिज्म नो, एलिट्रेशन नो, रिपीटेशन हाँ, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अगर हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आई राइज आई राइज आई राइज आई राइज आई राइज हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो यही इसका मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, देखते हैं विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइज। ओके, इस क्वेश्चन में ये लाइन मिसिंग है, बट स्टिल लाइक एयर, like air I will rise। ठीक है, तो ये पूछ रहा है विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। ऑप्शन है सिमिली, ऑक्सीमोरन, मेटोनमी और मेटाफर। तो जहाँ पे लाइक एज ये देखने को मिले, ये हमारा सिमिली होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 21, जो कहता है द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज शेम रिफर्स टू। तो ये कह रहा है द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज शेम, नहीं हिस्ट्री का शेम है, refers to ऑप्शन नंबर ए एब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑप्शन बी मॉडेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी ए शेमफुल इवेंट इन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री शेम रिफर्स टू, मतलब हिस्ट्री की ऐसी हर्ट्स जिसको देखकर हमें शर्म आती हो, तो ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहता है मॉडेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे मॉडेस्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पोएम डन हुआ। अब हम चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर।
जिसके की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 21 to 30। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको ये पैसेज रीड करना होगा, उसके बाद नीचे ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके आंसर करने होंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम इस पैसेज को डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो देखते हैं। वी सेलाइड आउट एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून हैविंग फिनिश्ड आवर टिफ़िन एंड कॉफ़ी। द मेन जॉब फॉर द डे वॉज टू माउंट एंड फ्रेम द फोटोग्राफ। ठीक है, अंकल कैरिड इट इन हिज हैंड डेलिकेटली enclosed in an old envelope as if it were fragile and likely to perish at the finger's pressure. As we went down the street, a neighbor standing at his door hailed us and demanded, "Where are you taking the young fellow?" Question करता है, "Where are you taking the young fellow?" He was an engineer who worked in some distant projects on the hills, coming home once in a while and then again disappearing from our society. He was a particular friend of my uncle, as they occasionally gathered for a game of cards in my house. He asked, "I am here for a few days. Can't we have a session sometime?" ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ए है, द फ्रेंड्स सेशंस ग्रेजुअली केम टू एन एंड। और बी स्टेटमेंट कहता है, द अंकल स्टबर्नली रिफ्यूज टू लिसन हिज वाइफ। ठीक है, तो हमें पैसेज को थोड़ा और आगे पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखते हैं पैसेज। ऑफ कोर्स सेड माई अंकल विदाउट मच फर्वर, आई विल लेट यू नो and move on. Won't aunt get angry? I asked, remembering the arguments they had had after every card session. The card players would have been sitting around in the middle of the hall, demanding coffee and edibles, and playing far into the night. My aunt would complain after the company had dispersed, sitting there with my friends. You look me up in the kitchen all day. What madness seizes you people when you touch a pack of cards? I wonder. Worn out by her attacks, my uncle began to avoid his friends. The company gradually dwindled and disappeared, but it did not prevent them from dreaming about cards or luxuriating in visions of a grand session. Somewhere my uncle was supposed to have lost a lot of money through the card games, and my aunt was very definite that that he should never go near cards again, although he kept saying we play only 28 and not rummy after all 28। ठीक है, तो ये पैसेज पढ़ के हमें पता चला कि हमारा जो स्टेटमेंट ए है, द फ्रेंड सेशंस ग्रेजुअली केम टू एन एंड, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है पहला वाला। स्टेटमेंट बी की बात करें तो, द अंकल स्टबर्नली रिफ्यूज टू लिसन टू हिज वाइफ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, मतलब स्टेटमेंट बी गलत है। ऑप्शन की बात करें, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, नहीं, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, द आंट वाज हैप्पी एट फ्रेंड्स मीटिंग्स टेकिंग प्लेस एट देयर प्लेस। नहीं, हमारा पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि हमारा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, माई अंकल वॉज अ जेंटल पर्सन, हाँ ये सही। द फोटोग्राफ वॉज केप्ट सेफली इन एन एनवेलप, द इंजीनियर फ्रेंड वर्कड एट अ फार ऑफ प्लेस, तो हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो द आंट वॉज हैप्पी एट द फ्रेंड्स मीटिंग, नहीं, आंट बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। ठीक है, तो हमारा
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। ये कहता है आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। अब हमारा सेंटेंस है एन इंजीनियर हु वर्कड इन सम डिस्टेंट प्रोजेक्ट्स। एन इंजीनियर, यहाँ पे ये नाउन है, इंजीनियर एक नाउन है। हु वर्कड इन सम डिस्टेंट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हु जो है वो इंजीनियर के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि एक इंजीनियर जो वर्कड इन सम डिस्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है, जैसा कि हमें पता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, व्हाट मैडनेस सीजेज यू। तो सेंटेंस के हम टाइप्स को अगर देखते हैं तो उसमें इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, ये सारे हमको सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो ये सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है कि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे इस हम सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अगर ऑप्टेटिव की बात करें तो ये हमारा होता है किसी को आशीर्वाद देना या अभिशाप देना या कर्ज करना। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टेटिव हो जाता है। ठीक है, और अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ये हमारा है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू फ्रेजाइल। तो हम जानते हैं फ्रेजाइल का हमारा एंटोनिम जो होता है वो ड्यूरेबल होता है। ठीक, एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 27 कह रहा है व्हाट डज द एक्सप्रेशन वी सेलाइड आउट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है वी सेलाइड आउट, तो इस एक्सप्रेशन का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए टू रश आउट इन अ हरी, नहीं। ऑप्शन नंबर ए टू वॉक इन अ लिथार्जिक मैनर, नो। टू लिव इन अ डिटरमाइंड मैनर, नो। टू गो आउट फॉर अ जॉन्ट, ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी। तो ये हमारा यंग बॉय था नरेटर, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। व्हाट टास्क वाज द अंकल सपोज टू परफॉर्म दैट डे। तो उस दिन अंकल ने सपोज किया टू परफॉर्म दैट डे, जो टास्क था। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए टू गो आउट, टू गो राउंड द सिटी, नहीं। टू फ्रेम अ फोटोग्राफ, हाँ ये हमारा सही ऑप्शन है। टू मीट हिज इंजीनियर फ्रेंड, नो। टू प्ले कार्ड्स, नो। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है वाई वॉज द आंट एंग्री एट द अंकल्स एंटरटेनिंग फ्रेंड्स एट होम। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज ही लॉस्ट मनी इन कार्ड गेम्स, ठीक है ये भी सही है। बिकॉज दे क्रिएटेड लॉट ऑफ नॉइज, नहीं। बिकॉज शी हैड टू सर्व देम कॉफ़ी एंड स्नैक्स रिपीटेडली, हाँ ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हुए। तो आज हमने सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया, जो कि 7 फ़रवरी को कंडक्ट हुई थी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो या आपकी कोई क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें,
या अगर आपको कोई अदर टॉपिक्स पे इंग्लिश के को पढ़ाई करनी है या आपको जानना हो, या अगर आपको इंग्लिश ग्रामर्स में कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसे बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।